तो एशियन के जो मेंबर्स हैं जो करंट टाइम पर, वो ये देखो मेंबर्स हैं। ठीक है ना। इंडोनेशिया से तो स्टार्ट हुआ था, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनई, लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। ठीक है। और फिर बाद में देखो फिलीपींस, वियतनाम। ओके। तो करंटली इतने मेंबर्स एशियन में हैं, जो कि अगर आप देखो किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो, तो मैप आपको दिमाग में रहना ज़रूरी है। ठीक है। अगर मैप माइंड में रहना ज़रूरी है तो पहले मैप की स्टडी कर लिया करो, कौन से कंट्रीज़ कहाँ पर हैं। या जब ये पढ़ा रहे हो तो एक मैप नेट पे निकाल लो, तो उससे थोड़ा एक आइडिया होगा कि कंट्रीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है ना। तो इससे और इजी और अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। तो इनके बीच में भी देखो भाई, जो गोल्स ईयू का था मेनली मिलिट्री सिक्योरिटी, वही गोल्स, मतलब देखिए 90% जो गोल होते हैं, कोई भी कंट्री का एक ग्रुप बनता है, वो सेम होते हैं। सिक्योरिटीज़, मिलिट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक, ये गोल सेम होते हैं। अब ये जो कंट्रीज़ थी, ये न्यूली फ्रीडम मिला था इनको फ्रॉम ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, तो ये पहले से बहुत वीक थी। तो इनको एक दूसरे के साथ की ज़रूरत थी। ठीक है ना। तो इसलिए ये साथ आए और मेनली आपस में इकोनॉमिक रिलेशन और सोशल रिलेशन, सोशल प्रोग्रेस भी काफ़ी करना था इन लोगों को। देखो कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है। और साथ में एक दूसरे को सिक्योरिटीज़, मिलिट्री प्रोवाइड करना, एक दूसरे के हेल्प करना कि कोई और दूसरी कंट्री आकर इन पर ये ना करे, कुछ गलत ना करे या रूल ना करने लगे, या बाउंड्रीज को डिस्प्यूट ना होने पाए। इसीलिए इन्होंने पहले से ही एक अपना एक ये बना लिया और सिक्योर कर लिया, बाउंड्रीज़ को भी है ना एक फिक्स कर ली। ठीक है। कोई एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा। और जो सेकेंडरी गोल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो प्राइमरी गोल क्या था, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट। सेकेंडरी गोल क्या था, पीस और स्टेप, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस था। कुछ कुछ एरिया जैसे वियतनाम में देखो अभी भी डिस्टर्बेंस है ना। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या जो रूरल जो ये हैं कुछ वहाँ के जो लोकल लोग हैं, पुराने जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत और डिस्टर्बेंस एक है वहाँ पर अभी भी। ठीक है। कास्ट वाइज लेकर भी, मतलब एक रिलीजन वाइज लेकर भी एक डिस्टर्बेंस है। साथ में एक जैसे कि हर एक कंट्री में अपना होता है कि हम अपना अलग कंट्री बनाएंगे, अपना एक अलग स्टेट होना चाहिए, तो ये वहाँ पर भी था। सो लेटर कौन कौन ज्वाइन हुए, इतने लोग और ज्वाइन हुए बाद में, जो मैंने ऊपर बता दिया है। और बाकी तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ पहले ही। एशियन एस्पायर टू इस्टेब्लिश सुपर नेशनल सुपर स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। द एशियन वे इज ए फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल नॉन confrontational and cooperative interaction that its member states values। ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि एशियन वे होना चाहिए, जो कि एक इनफॉर्मल, बिना कोई डिस्टरबेंस के, और एक जो भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के वैल्यूज़ रखनी चाहिए। तो एशियन वाई इज़ द ऑफिशियल एंथम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। तो इनका एक ऑफिशियल एंथम बनाया गया जो सारे कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसे अपने कंट्री का एक एंथम होता है, इसे पूरे एशियन का भी एक अपना एक एंथम है। The respect of national sovereignty is critical of functioning of ASEAN. It is also one of the fastest growing economic in the world। ठीक है ना। तो एशियन जो भी ग्रुप बना है, ये फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोविंग हो रहा है। मतलब एक दूसरे को इतना सपोर्ट मिल रहा है बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में, कि इनकी जो इकोनॉमिक्स है वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। जैसे कि इंडोनेशिया से देखो ऑयल बहुत, जो खाने का जो ऑयल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा है वहाँ से। तो इस तरीके से एक दूसरे को टेक्नोलॉजी भी इन लोग शेयर करते हैं। तो थ्री पिलर्स क्या है एशियन के, व्हाट आर थ्री पिलर्स ऑफ एशियन। तो देखो थ्री पिलर देखो, इट वॉज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म कॉन्फ्रंटेशन। ठीक है ना। तो जो डिस्प्यूट था
टेरिटरीज़ का जो एरिया का डिस्प्यूट था वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक मेन मकसद था एशियन का, क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस था। एशियन हैड सेवरल एग्रीमेंट इन प्लेस बाय विच member state promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference, and respect for national differences and sovereignty, sovereign rights। तो ये मेन जो एशियन के जो एग्रीमेंट बने थे, जिस बेस पर ग्रुप बना था, उसका यही एक प्रॉमिस था कि शांति यानी पीस होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होना चाहिए, न्यूट्रल होना ज़रूरी है। न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि अगर हम अपना ही बोलेंगे, अपनी ही सारी मनवाएंगे, एक पर्टिकुलर अपने उसके किसी जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, अब दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट है और तीसरा कंट्री उसको सुलझाना चाहता है, तो न्यूट्रल होना ज़रूरी है। एक का फेवर नहीं करना चाहिए अननेसेसरी या गलत तरीके से। देखो, द एशियन रीजनल फोरम in 1994 is organized that carries out coordination from security and foreign policy। ठीक है, तो एक एशियन रीजनल फोरम बनाया गया जो कि फॉरेन पॉलिसी, एक मतलब जो दो कंट्रीज़ के बीच जो पॉलिसी है, एग्रीमेंट है और सिक्योरिटीज़ हैं, उस पर कोऑर्डिनेट किया जाएगा। फिर एशियन इकोनॉमी कम्युनिटी बनाई गई, इसमें बिजनेस के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाएगा, लोन हुआ, बिजनेस हुआ, फाइनेंशियल हेल्प हुई, ये इसको पूरा सपोर्ट किया जाएगा एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंडर में। ठीक है, पूरा मैकेनिज़्म काम, एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया जाएगा, लेबर, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज एक दूसरे को इजी तरीके से एक्सेलरेट कर सके, है ना। जैसे कोई वर्कर्स हैं एक दूसरे कंट्री में सर्विस करना चाह रहे हैं, तो इजी तरीके से उनको काम मिल जाए, वहाँ पर बिजनेस ओपन कर सकें, तो ये इनका मेन काम होता है। द यूएस एंड चाइना हैव ऑलरेडी एक्सेलरेटेड देयर एफर्ट टू निगोशिएट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद एशियन। तो यूएस भी साथ, मतलब यूएस और चाइना ने, और चाइना भी काफ़ी सपोर्ट करने लगे और एक ट्रेड एग्रीमेंट बनाने लगे एशियन के साथ में, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप था ये एशियन कंट्रीज़ का। तो यूएस को भी और चाइना को भी ज़रूरत थी उनके वहाँ के ट्रेड की या बिज़नेस की। ठीक है, अपना सामान बेचना या उनसे मंगवाना कुछ अपने कंट्री के लिए, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर एशियन सोशल कल्चर की, तो ये तीन सोशल कल्चर कम्युनिटी में एक दूसरे कल्चर को सिक्योर किया जाएगा। ठीक है, एक दूसरे कल्चर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, फेस्टिवल को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें, ये तीन जो पिलर थे ये मेन थे, इकोनॉमिक कम्युनिटी, कल्चर कम्युनिटी और बाद में रीजनल जो फोरम था, और दैट इज़ सिक्योरिटी कम्युनिटी। ठीक है, समझ गया ना क्या क्या बताओ तीन पिलर। देखो, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी, ये मेन तीन थे। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये हो गया एशियन की बात। ठीक है, तो हमने पढ़ा ईयू एंड एशियन, ये दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। फिर राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी है यहाँ पर, चाइना किस तरीके से, चाइना पहले बहुत डाउन था, लेकिन आफ्टर 1978 ये एक बहुत बड़े लेवल पे इसकी इकोनॉमी वहाँ से बढ़ती चली गई, एक्सेलरेट चलती गई, और 2040 तक के वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, चाइना ने किया क्या, ये कैसे हुआ। चाइना चाइना ने ये पॉलिसी लगाई कि बाहर से टेक्नोलॉजी मंगाई अपने कंट्री में और सेम कॉपी मार दिया। ये चाइना ने करना स्टार्ट कर, मोबाइल आप देखो ना, चाइना के मोबाइल कैसे होते हैं, सैमसंग या एप्पल की कॉपी मार देता है पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो ये चाइना ने किया। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सस्ते सस्ता प्रोडक्शन, चीप टू चीप प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट करने लगा। चाइना की आप देखो हर जगह, अब इंडिया में भी हर जगह आपको चाइना की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। 90% अगर बाहर जो भी जितनी भी कंट्रीज़ की चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट होती हैं, 90% चीज़ें चाइना की होती हैं, क्योंकि चाइना की चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। तो चाइना की हिस्ट्री और बैकग्राउंड दिया हुआ है, किस तरीके से कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुआ। कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन के बाद जब कम्युनिज़्म, एक कम्युनिस्ट पार्टी और जो बनी, गवर्नमेंट बनी, वहाँ से काफ़ी सारे चेंजेस होते चले गए। ये पूरा आप पढ़ लेना। ठीक है, मैंने पूरा पढ़ा दिया पहले ही। फिर हाउ हैज़ दिस डेवलपमेंट अफेक्टेड चाइना इंटरनली। The reform have not benefited everyone in China. China's unemployment rate has risen nearly 100। तो एक टाइम पे चाइना का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो बढ़ता ही जा रहा था। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन
are as bad as in 18th and 19th century Europe. A rise in environmental degradation and corruption has accompanied a rise in economic disparity between rural, urban and inland provinces. तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब ये हुआ कि अमीर अमीर होता जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था, ये एक डिस्पैरिटी होने लगी थी. तो चाइना इज़ ए रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक पावर. चाइनाज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंडिपेंडेंसेस हैव गिवन इट considerable influence over its trading partners. So economic concerns have tempered its outstanding issues with Japan, the US, Asia, and Russia. After the 1997 financial crisis, China contributed to the Asian economy, help ease concern about its rise. So global player on behalf of developing economies, it's more outward looking investment and aid. तो उसमें यही बताया गया कि शुरुआत में जो डेवलपमेंट जो हुआ तो डेवलपमेंट में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा. बोलो सर डेवलपमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई थी कि एक एक मशीन 100 लोगों का काम करने लगी थी. तो जब इतनी बड़ी बड़ी मशीन है, अगर आप देखोगे वहाँ पे यूट्यूब में भी आप देखना वीडियो की, जैसे कि एक चिप्स बनाने की कोई मशीन है, तो समझ लो कि आपने पोटैटो डाल दिया कच्चे गंदे, वो ऑटोमेटिक वॉश भी होंगे, ऑटोमेटिक छिलेंगे भी, पकेंगे भी, कटेंगे भी, फ्राई होकर पैकिंग होकर बाहर आ जाएगा. पूरी एक मशीन इतना काम कर देती है. तो डेफिनेटली एक अनएम्प्लॉयमेंट, तो फिर जब एक मशीन 100 लोग का काम कर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा. तो ये एक दिक्कत है वहाँ पर. लेकिन ये है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी है तो अब ये गवर्नमेंट का काम होता है सबको वो देना, सैलरी देना, मिनिमम जो भी वेजेस है, मिनिमम एजुकेशन है, वो गवर्नमेंट देती ही है. लेकिन ये है कि जिसके वो फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े काम हैं, वो एक एक अलग लेवल पर रिच टूरिस्ट होते जा रहे हैं वो. फिर बाद में देखो चाइना इंडो रिलेशन का क्या रहा है. इंडिया और चाइना के रिलेशन कभी बनते भी हैं, कभी थोड़ा डिस्टर्ब भी होते हैं, ये थोड़ा अप डाउन होता रहता है. वर्ल्ड जब वॉर हुआ था इंडिया और चाइना का 62 में, उसके बाद मतलब रिलेशन बीच में काफ़ी साल ख़त्म हो गए थे, लेकिन बाद में वापस से बिल्ड हो गए इंडिया और चाइना के रिलेशन. अब हम ये देख रहे हैं इंडिया एंड चाइना वर ग्रेट पावर इन एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न imperialism. China had considerable influence and control over periphery border based on a unique tributary system. तो इंडिया और चाइना देखो बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन चाइना का ज़्यादा डोमिनेंट होता है क्योंकि चाइना थोड़ा सा जो जोग्राफिकली आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर है. चाइना इंडिया का कंपैरिजन में चाइना थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है ना, हाइट पे है थोड़ा सा. तो इससे है ना चाइना को एक एडवांटेज मिल जाता है. तो वॉर आर में भी चाइना को एडवांटेज रहता है क्योंकि चाइना जो है हिमालय के वो साइड में है ना, तो इंडिया ये साइड में है. तो वो एक थोड़ा सा एक एडवांटेज में है चाइना. तो अपने बॉर्डर को सिक्योर करके रखता है और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी इंडिया को देता है एक्सपेंशन करके बॉर्डर्स को. तो वेरियस किंगडम एंड एम्पायर्स इन इंडिया ऑल्सो एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस बियॉन्ड देयर बॉर्डर. Their influence was political, economic, and cultural. There were some confrontations with each other regarding the foreign policy of both the nations to deal with each other. After India regained its independence from Britain and China expelled the foreign power, there was a hope that both would come together to shape the future of the developing world and of Asia particularly. ठीक है. तो जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस पाई थी तो चाइना को फॉरेन पावर सिस्टम नहीं था, ठीक है. तो बाद में लेकिन ये हुआ कि दोनों को साथ में आना ज़रूरी है क्योंकि चाइना और यूएस में एक कहीं ना कहीं से एक कोल्ड वॉर चलता रहता था हमेशा. तो ऐसे टाइम पे चाइना को भी ज़रूरत थी कि एशिया में हमारा कॉन्टिनेंट में मजबूती बनाने के लिए इंडिया का और चाइना का साथ में रहना ज़रूरी है, ठीक है. लेकिन देखो मिलिट्री और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है. 1962 में वॉर भी हुई थी जिसमें चाइना ने कुछ पार्ट है ना, अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का पार्ट था वो कुछ पार्ट चाइना ने टेक ओवर मतलब ये भी कर लिया था, कब्ज़ा कर लिया था उसके ऊपर. तो इंडिया को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था 1962 वॉर में, बहुत बड़ा लॉस हुआ था क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले हुए कितने साल थे. इंडिया खुद काफ़ी एक 10 12 15 साल हुए थे और इतना कुछ डेवलप करना था.
और इंडिया में इतने बड़े लेवल पे रॉयट्स हुए थे, दंगे हुए थे, तो इंडिया पहले उससे संभल नहीं पा रहा था और चाइना जैसा कंट्री से इतने बड़े लेवल पे वॉर हो गया था। लेकिन 62 वॉर के बाद में काफ़ी नुकसान हुआ था इंडिया को, फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ था, और अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट भी चाइना ने, अक्साई चीन बोलते हैं उसे, वो उसने कब्ज़ा कर लिया है। ठीक है। सो जो अभी तक के उसके पास ही है, ठीक है, उस चीज़ के लिए वो क्लेम करता है कि वो हमारा टेरिटोरियल है। सो फिर लेकिन 1976 में आप देखोगे कि कुछ डिप्लोमेटिक टाइज हुए हैं दोनों कंट्री के बीच में, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की एक पॉइंट पे ज़रूरत भी थी, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही अच्छी पॉपुलेशन कंट्री है, और चाइना भी सोच रहे थे अगर यहाँ से बिज़नेस हम करेंगे तो काफ़ी बड़े लेवल पे हमारा बिज़नेस होगा। 100 करोड़ की पब्लिक है। ठीक है, उस टाइम 80 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ तो थी उस टाइम पॉपुलेशन इंडिया की। तो चाइना को भी एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की ज़रूरत थी, और इंडिया को भी एक अपनी बाउंड्रीज़ को सिक्योर और एक डिप्लोमेटिक रिलेशन से सिक्योर रखने के लिए चाइना से फ्रेंडशिप की रिलेशन अच्छे बनाने की ज़रूरत थी। तो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन इन्होंने बनाए, और बाद में बिज़नेस लेवल पे और ट्रेड लेवल पे भी वो जो रिलेशन है उसको आगे बढ़ाया गया। फिर देखो 1981 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी एक वॉर हो चुका था, एक कहीं ना कहीं एनिमी के रूप में जो लोग देखते थे, तो उसको काउंटर करने के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का एक स्लोगन ये किया गया, जिससे कि बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए, जो 1981 में फिर से स्टार्ट हुआ था। ये होता रहता है। अभी फिर से 2 साल पहले, 3 साल पहले भी इंडिया चाइना ने, चाइना की कुछ काफ़ी जो आर्मी है ना, थोड़ा सा 10-20 किलोमीटर इंडिया की इधर आ गई थी। So Indo-China relations have taken on variety of economic and political dimensions since Cold Wars end. Both countries see themselves as rising power in global politics. ठीक है, राजीव गांधी ने भी काफ़ी एफर्ट लगाया इंडिया और चाइना के रिलेशन को मजबूत करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने के लिए। बाईलेटरल ट्रेड और इंडिया और चाइना का काफ़ी बड़ा है, ये तो पता ही है, चाइना की चीज़ें हमें हर जगह मिलती हैं। तो फ़िलहाल तो जो रिलेशंस हैं वो ठीक हैं। ठीक है, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा ट्रेड हो रहा है दोनों कंट्री के बीच में। हाँ, और लेकिन हाँ, बॉर्डर डिस्प्यूट थोड़ा बहुत रहता है, अभी भी रहता है। ठीक है, चाइनाज मिलिट्री टाइज विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। हाँ, आप देखो चाइना कुछ ना कुछ उंगलीबाजी कर ही रहा है। ठीक है, क्या उंगलीबाजी कर रहा है देखो, बांग्लादेश और म्यांमार से भी इसने देखो ये किया है, टाई किया है। ठीक है, अब कोई भी कंट्री, 2-3 कंट्री हैं अगर, और एक दो कंट्री आपस में टाई कर रही हैं, कुछ एग्रीमेंट बना रही हैं बॉर्डर से रिलेटेड, कुछ टेरिटोरियल रिलेटेड, तो तीसरी कंट्री को डिस्टर्बेंस फिर होता ही होता है। तो ये चीज़ एक रहती है। ठीक है, एक बहुत बड़ा एक हाईवे बना रहा है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में फॉर ट्रेड पर्पज़। अब उसके पीछे ट्रेड भी हो सकता है, अब उसके पीछे उसकी आर्मी का पावर भी तो बढ़ सकती है, क्योंकि बड़ा सा जब हाईवे बॉर्डर में बनाएगा तो उसके लिए कितना इजी हो जाएगा वॉर में, है ना। मिलिट्री का आना जाना, आर्म्स वेपन्स का, टैंकर का आना जाना कितना इजी हो जाएगा। तो अभी बोलने के लिए, वर्ल्ड में बोलने के लिए कि हमने हाईवे बनाया ट्रेड के लिए, कहाँ पर ऑर्डर वो हाईवे बनाया, बॉर्डर में बनाया, बॉर्डर के पास समझो। लेकिन ये हाईवे तो वॉर के लिए कितना ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल होगा वो, है ना। तो ये एक कुछ ना कुछ चाइना करता रहता है, जो कि एक इंडिया और उनके चाइना के बीच में रिलेशन में थोड़ी बहुत खटास पैदा होती रहती है। ठीक है, अब चाइना, अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में अपोजिट है, तो फिर पाकिस्तान और चाइना फिर एक एक ही हो जाए, क्योंकि चाइना और इंडिया अपोजिट है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, ऐसी एक कह लो। तो वो दोनों आपस में उनका कुछ ना कुछ टाइप रहता है, पाकिस्तान और चाइना का भी, जो कि इंडिया के लिए ठीक नहीं है, इंडिया की सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए वो ठीक नहीं है। ठीक है।